हेलो एवरीवन, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले 45 दिन के यानी पूरा जनवरी और 15 फरवरी तक का बैंकिंग और वित्तीय सचेतना पढ़ाऊंगा, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो किसी भी बैंकिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 50 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं तो समझ लीजिए 20 क्वेश्चन बैंकिंग अवेयरनेस के आएंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, आसानी से समझ में नहीं आता और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता। हमने लगभग 7 न्यूज़पेपर और लगभग 11 वेबसाइट से जो बेस्ट न्यूज़ होती हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा, और कोई भी आपको और रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये वीडियो देख लेंगे। अब क्योंकि मैं 50 दिन की बैंकिंग न्यूज़ कवर करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा। मेरा अनुमान है कि 2 घंटे से तो ज़्यादा का होगा, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा और इस वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार अगर आप देख लेते हैं तो फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो SBI PO के लिए पेन ड्राइव है हमने लॉन्च कर दिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है कि पेन ड्राइव में जो 100% सिलेबस है वो तो कवर किया ही है, उसमें लगभग 200 वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा एक वीडियो डेली आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड उसे कोई भी कर सकता है, लेकिन देख वही पाएगा जिसके पास पेन ड्राइव अवेलेबल होगा। और इस तरह से हमारी वेबसाइट पे रोज एक वीडियो आ जाता है। एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं। जैसे 9 तारीख को डेटा इंटरप्रिटेशन के जो काफ़ी हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं वो हमने कवर किए थे। मिस्टर अभिषेक जैन जो मैथ्स के टीचर हैं, कंप्यूटर के बैंकिंग अवेयरनेस के 4 से 5 वीडियो, अब तो लगभग 7 वीडियो हो चुके हैं। तो ये डेली 2 से 3 वीडियो हम अपनी वेबसाइट पर पेन ड्राइव यूजर्स के लिए एक्स्ट्रा अवेलेबल करवाते हैं, और जब तक SBI PO का एग्जाम होगा तब तक ये वीडियो आते रहेंगे। अगर आप पेन ड्राइव को लेना चाहते हैं तो आपको ये नंबर डायल करना होगा 9580048004। तो चलिए, अब ज़्यादा विलंब न करते हुए मैं शुरू करता हूं। तो ध्यान से सुनिए, और इस वीडियो का PDF भी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। studiiq.in पर जाइए, तो आपको बहुत ज़्यादा कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो मैं समझाऊं उसको आप ध्यान से सुनिए। तो भारत का पहला कैशलेस टाउनशिप या सोसाइटी कौन सा बना? सोसाइटी या टाउनशिप का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं, जैसे कई सारी बिल्डिंग्स होती हैं वहां, उसको बोलते हैं टाउनशिप या सोसाइटी। तो गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर, जिसको बोलते हैं GNFC शॉर्ट में, वो बना भारत का पहला कैशलेस, यानी यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, पैसों का हस्तांतरण होगा, वो सारा डिजिटली होगा, वो कैश के जरिए यानी फिजिकल नोट के जरिए नहीं होगा। और ये है भारूच के अंदर। भारूच है साउथ गुजरात में, दक्षिण गुजरात में पड़ता है भारूच, जहाँ पे नर्मदा नदी भी बहती है, जो महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ जाती है। इसकी पॉपुलेशन है लगभग 5,000 और फ्लोटिंग पॉपुलेशन है लगभग 10,000, क्योंकि लोगों का जो आवागमन है वो किसी भी सोसाइटी में होता रहता है। तो GNFC बना भारत का पहला कैशलेस टाउनशिप। लेकिन मैंने जो पिछले कुछ एग्जाम देखे उनमें कैशलेस जो विलेज हैं उन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे सीधा पूछ लेते हैं कि भारत का पहला कैशलेस गाँव कौन सा बना। तो ये है सारे कैशलेस जो आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछें गुजरात या पूरे भारत का पहला कैशलेस गांव, तो आंसर है अकोडारा। अकोडारा साबरकांठ डिस्ट्रिक्ट में है गुजरात में। डिस्ट्रिक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद रखिए गांव का। तेलंगाना का पूछें या पूरे दक्षिण भारत का पहला कैशलेस गांव, तो वो है इब्राहिमपुरा। उत्तराखंड का पूछें तो लछमपुर। असम का है चटानगुड़ी। महाराष्ट्र का है धसई। झारखंड का है नुआग्राम। दिल्ली का, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूं, दिल्ली का भी डिक्लेयर हुआ है, सूरखपुर। और जम्मू कश्मीर का है लनूरा। तमिलनाडु का है खंडलावड़ी। और बिहार का ये 21 तारीख को हुआ है, बिल्कुल लेटेस्ट 21 फरवरी को, अवगिल, शेखपुरा जिले के अंदर है बिहार में अवगिल। तो ये है भारत के महत्वपूर्ण पहले कैशलेस गांव हर राज्य के। तो पूरे भारत का पूछें तो है अकोटरा, इसको बनाया था ICICI बैंक ने, ये भी पूछ सकते हैं। और साउथ इंडिया का पूछें दक्षिण भारत का तो इब्राहिमपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, इसके अभी अभी 75 साल पूरे हुए हैं, और 75 साल पूरे होने के खुशी में इन्होंने अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है। मोबाइल वॉलेट जैसे पेटीएम है, जैसे फ्री चार्ज है, ये सारे जो हैं ये मोबाइल वॉलेट बोलते हैं इन्हें। आप इनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कैशलेस। तो इसका नाम इन्होंने रखा है बटुआ। बटुआ, बटुआ का मतलब ही होता है वॉलेट। अंग्रेजी में बटुए को बोलते हैं पर्स या वॉलेट। तो इन्होंने अपना मोबाइल वॉलेट लॉन्च किया है अपने 75वें फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में। तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अनिमेश चौहान। बैंक से रिलेटेड 4 चीजें पूछते हैं, या तो उसका हेडक्वार्टर पूछते हैं, या उसका मैनेजिंग डायरेक्टर पूछते हैं, या उसने बैंक ने कोई लेटेस्ट कोई ऐप या कुछ ऐसा लॉन्च किया है वो जरूर पूछते हैं, और अगर बैंक से रिलेटेड कोई विशेष चीज न्यूज में आई है तो वो जरूर पूछी जाती है। और भारत का पहला कैशलेस मास मैरिज कहाँ पे हुआ? मैरिज मतलब शादी, मास मैरिज मतलब जब बहुत सारी शादियां एक साथ होती हैं। आपने भी कभी सुना होगा कि अगर कोई पुण्यतिथि होती है, जिस दिन कोई बहुत होली डे होता है, उस दिन एक साथ 20-20 हजार शादियां होती हैं, तो मास मैरिज उसे बोलते हैं। तो बयाद नाम का एक टाउन है साबरकंठ, नॉर्थ गुजरात में,
वहाँ पे पहला भारत का कैशलेस मास मैरिज हुआ, यानी शादी के ऊपर जो भी खर्चा हुआ वो सारा कैशलेस तरीके से हुआ, यानी कि नोट्स के जरिए नहीं हुआ पैसों का हस्तांतरण। तो बायाद टाउन याद रखिए, गुजरात के अंदर यहाँ हुआ भारत का पहला कैशलेस मास मैरिज। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो भारत के अंदर अभी अभी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल गया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोला है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी ने। ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मतलब ये होता है कि इस तरह की कंपनी के पास बैंकिंग का प्रॉपर लाइसेंस नहीं होता आरबीआई से। आरबीआई देती है बैंकिंग का लाइसेंस, तो आरबीआई के द्वारा बैंकिंग का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन ये बैंकिंग वाले सारे काम कर सकते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जैसे आपने सुना होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, यानी ये बैंकिंग वाले ज़्यादातर सारे काम कर सकती है, लेकिन ये इसके पास बैंकिंग का प्रॉपर फुल टाइम लाइसेंस आरबीआई के द्वारा नहीं है। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज ने खोला है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और अपनी 5 ब्रांच खोली है इसने, और उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज इसकी पेरेंट या होल्डिंग कंपनी है। और बात करते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक की। तो भारत में याद रखिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछें भारत में पहला पेमेंट बैंक, दोनों अलग अलग तरह के बैंक होते हैं, एक पेमेंट बैंक और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो अगर पूछें भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा खुला है, तो आंसर है भारती एयरटेल। ये है भारत का पहला पेमेंट बैंक। अगर आपसे पूछें भारत का दूसरा पेमेंट बैंक कौन सा खुला है, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये सरकारी है। तो अगर आपसे ये पूछें कि भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक कौन सा है, तो आंसर है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और ओवरऑल पूछे तो भारती एयरटेल, और प्राइवेट पूछे तो भी भारती एयरटेल। और अगर पूछे तीसरा पेमेंट बैंक, तो आंसर है पेटीएम। और आप जानते हैं पेटीएम के फाउंडर कौन है, विजय शेखर शर्मा। तो इसको अप्रूवल मिल गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। अब ये भी अपनी शाखा बहुत जल्दी खोल रहा है। पहले इन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि 21 फरवरी को खोलेंगे, तो अभी ऐसा कुछ न्यूज़ में आया नहीं है, लेकिन खुलने ही वाला है पेटीएम पेमेंट बैंक। और भारती एयरटेल और इंडिया पोस्ट तो ऑलरेडी खुल चुके हैं। तो अब कुछ चीज़ें इसमें और याद रखनी है, जैसे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है इसकी जो कंपनी है वो कौन सी है, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन। तो ये दो कंपनियां हैं, एक है 197 कम्युनिकेशन और दूसरी इसी के नाम पे है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। दोनों कंपनियां विजय शेखर शर्मा की हैं, इसके फाउंडर हैं। और एक बात और याद रखनी है कि विजय शेखर शर्मा का पेटीएम पेमेंट बैंक में 51% हिस्सा है, और बाकी हिस्सा किसका है, पेरेंट कंपनी का, यानी 197 कम्युनिकेशन का। यानी निजी तौर पर हालांकि विजय शेखर शर्मा की 197 कम्युनिकेशन कंपनी है, लेकिन पेटीएम पेमेंट बैंक में उनका 51% निजी तौर पर हिस्सा है। और 197 कम्युनिकेशन कंपनी में 41% हिस्सा चाइना की एक कंपनी है अलीबाबा। तो मैं अलीबाबा के बारे में बता देता हूं। चाइना की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी बोलते हैं जिसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जैक मा है इसके फाउंडर। और अलीबाबा की एक कंपनी है जिसको बोलते हैं अली पे, ये इसकी एक छोटी या सब्सिडरी कंपनी है अली पे। अली पे का 41% हिस्सा है 197 कम्युनिकेशन में। तभी कहते हैं कि अगर आप पेटीएम से पे कर रहे हो तो आप इनडायरेक्टली चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि पेटीएम के अंदर पेटीएम कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसमें 41% हिस्सा चाइना का इन्वेस्टमेंट है। तो एक बात और याद रखिए, जो पेमेंट बैंक हैं ये वो सारे काम कर सकते हैं जो नॉर्मल बैंक कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिए, लोन नहीं दे सकते पेमेंट बैंक। हाँ, आपका डिपॉजिट ले सकते हैं और डिपॉजिट पे अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देंगे आपको, नॉर्मल बैंक से ज़्यादा देंगे। लेकिन आप डिपॉजिट भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते, 1 लाख रुपए तक सिर्फ डिपॉजिट कर सकते हैं। और जैसे आप मान लीजिए नॉर्मल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1 लाख रुपए डालते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, सिर्फ 4% इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स अकाउंट में। लेकिन पेमेंट बैंक में आपको ज़्यादा मिलेगा। जैसे भारतीय एयरटेल कितना दे रहा है, 7.25% दे रहा है, लेकिन एक लिमिट है। तो अब आप ये कहेंगे अगर मेरे पास 1 लाख रुपए से कम पैसा है, क्योंकि 1 लाख लिमिट है पेमेंट बैंक की, तो मैं पेमेंट बैंक में ही डालूंगा, मैं नॉर्मल बैंक में डाल के क्यों इंटरेस्ट खाऊं, जब मुझे नॉर्मल बैंक में 4% इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में, और मुझे पेमेंट बैंक में 7.25 फॉर एग्जाम्पल मिल रहा है, तो मैं इसमें डालूंगा। तो ये खुद इस बात को स्वीकारा हमारे जो वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली ने। उन्होंने कहा कि हाँ, छोटे अमाउंट्स के लिए पेमेंट बैंक कंपीट करेंगे नॉर्मल बैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक बैंक की बात करते हैं। कर्नाटक बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मैंगलोर या बेंगलुरु में है, इसका नया नाम है बेंगलुरु, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पी जयराम भट्ट। कर्नाटक बैंक ने लॉन्च करी है नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी एनपीएस, पेंशन के लिए। अगर आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए। और नेशनल पेंशन सिस्टम है क्या? नेशनल पेंशन सिस्टम हमारी केंद्र सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे जो वो लोग जो रिटायर हो जाते हैं उनको एक फिक्स
पेंशन मिल सके, जिससे वो आर्थिक तौर पर स्वतंत्र फील कर सके, यानी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उन्हें मिल सके। भीम ऐप की बात करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इनफैक्ट मैंने खुद डाउनलोड किया परसों, और परसों क्योंकि लॉन्च हुए तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ मैक, यानी मेरे पास प्लेटफॉर्म है iOS आईफोन, तो उस पर लॉन्च कर दिया अब इन्होंने। पहले एंड्रॉयड पे लॉन्च करी थी और 80 लाख लगभग डाउनलोड हो चुके हैं इसके, बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ। भीम ऐप, भीम ऐप का जो नाम रखा भीम, वो रखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और भीम ऐप के इतने ज़्यादा डाउनलोड हो गए कि सरकार को इसकी डिमांड को वो करने के लिए iOS पे भी लॉन्च करना पड़ा। पहले सिर्फ एंड्रॉयड के ऊपर आई थी, और ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पे काम करती है, यूपीआई पे, और इससे आप डिजिटल पेमेंट कर सकते हो। बहुत सारे बैंक हैं इसके ऊपर, तो टोटल 35 बैंक हैं जो भीम ऐप को सपोर्ट करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 भाषाओं में है, चाहे एंड्रॉयड वाला हो चाहे iOS हो। हिंदी और इंग्लिश अभी 2 भाषाओं में है, लेकिन सरकार कह रही है कि जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, जैसे तमिल है, जैसे कन्नड़, मलयालम, इनमें भी इसे लॉन्च किया जाएगा। अब भीम ऐप के बारे में 2 चीज़ याद रखिए। एक, इसे लॉन्च करा है एनपीसीआई, यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। और दूसरी चीज़ याद रखिए, आप एक दिन में सिर्फ 20,000 रुपये ट्रांसफर कर सकते हैं भीम ऐप से, और एक बार में सिर्फ 10,000 कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, भीम ऐप से आप 10,000 रुपये वन ट्रांजैक्शन के अंदर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, और एक दिन में आप 20,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी मुझे अगर 20,000 रुपये ट्रांसफर करने हैं किसी को भीम ऐप से, तो 10,000 की 2 ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, एक साथ 20,000 नहीं कर सकता, और एक दिन में 20,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आई होप आपको भीम ऐप समझ में आ गई होगी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है वो 14 अप्रैल को आता है, और इस उपलक्ष्य में बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट की गई थी, जैसे डिजी धन मेला, और वो मैं आगे बताऊंगा आपको। वॉलनट एक कंपनी है, वॉलनट, इसके ये भी काफ़ी पॉपुलर मोबाइल ऐप है, इसके भी 35 लाख डाउनलोड है, लगभग 3.5 मिलियन। ये एक फाइनेंस ऐप है। तो इसने कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड दिया है, उसमें जो टॉप 3 जो स्टेट हैं वो हैं गुजरात, हरियाणा और तेलंगाना। तो बस गुजरात याद रखिए, गुजरात ने टॉप किया है कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड। इसका मतलब क्या है? कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड क्या है? ये दिखाता है कि कौन सा राज्य ऐसा है जिसके चांसेस सबसे पहले कैशलेस होने के बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस राज्य में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं जिनसे कैशलेस को प्रमोट किया जा रहा है, कैशलेस में वृद्धि हो रही है। तो गुजरात है नंबर 1 वॉलनट कैशलेस इंडिया स्कोर कार्ड में। फ्री चार्ज तो आप जानते ही हैं, ये एक जैसे पेटीएम है वैसी फ्री चार्ज ऐप है। तो मंदिरों के अंदर आप जानते हैं लोग जो डोनेट करते हैं पैसा अपनी श्रद्धा से, वो कैश में करते आए हैं आज तक। तो मंदिरों में, लेकिन अब कैश तो हम तो एक कैशलेस भारत की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें कैश होगा ही नहीं, तो मंदिर फिर डोनेशन कैसे लेंगे? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर ये लेंगे अब फ्री, मतलब बहुत सारे मोबाइल ऐप्स के थ्रू। तो दिल्ली में जो मशहूर दरगाह है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी की जो दरगाह है वहाँ, और वृंदावन के अंदर एक मंदिर है चंद्रोदय मंदिर, ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये 2 मंदिर इन्होंने फ्री चार्ज के साथ टाई अप किया है, कोलैबोरेट किया है। तो अब आप इन दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया या चंद्रोदय मंदिर में कुछ धन देना चाहते हैं तो फ्री चार्ज के थ्रू दे सकते हैं। और फ्री चार्ज ऐप किसने बनाई थी? 2 लोगों ने मिलकर बनाई थी, कुणाल शाह और संदीप टंडन। लेकिन बाद में इस ऐप को खरीद लिया था स्नैपडील ने। तो स्नैपडील के फाउंडर कौन है? कुणाल बहल और रोहित बंसल, ये हैं स्नैपडील के फाउंडर। स्नैपडील कंपनी वैसे अब ऐसा न्यूज़ में आ रहा है कि कभी भी बंद हो सकती है, क्योंकि इसमें जो फंडिंग है वो रुक गई है। सॉफ्ट बैंक जैसे फॉर एग्जांपल इसने पैसा लगाया था जम के स्नैपडील के अंदर, अब इसने मना कर दिया है कि ये और इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो स्नैपडील कंपनी के जो मालिक हैं कुणाल बहल और रोहित बंसल, इन्होंने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें पत्र भी लिखा और स्वीकारा इस बात को कि स्नैपडील कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही है। तो स्नैपडील कंपनी की ऐप है फ्री चार्ज। और गुजरात की बात करते हैं। अब आप जानते हैं हमारे जो राज्य हैं उनमें हम फूड सिक्योरिटी ला रहे हैं, जिससे जो वो लोग जो भूखमरी से मर रहे हैं या जिन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उन तक फूड ग्रेन्स यानी खाद्य उत्पाद पहुंचाए जा सकें। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कैशलेस करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। इसने अपना पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया है कैशलेस। और कैसे किया? तो हर एक के पास आधार कार्ड तो होता ही है, तो आधार कार्ड से लिंक कर दिया है। और आधार कार्ड, अब आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं या कहीं पे भी, आपको आधार कार्ड जरूरी होगा, और आधार कार्ड के बिना आपको खाना नहीं मिलेगा। ये किया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और इससे एक फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जिन तक पहले जो सब्सिडी पहुंचती थी, फॉल्स सब्सिडी, जैसे हमने मनरेगा वगैरह में भी देखा है, जो स्कीम का बेनिफिट होता है वो सही व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। तो अब आधार लिंक करने से ये होगा कि जो स्कीम है वो सही व्यक्ति तक पहुंचेगी, करप्शन भी कम होगा। और इसके लिए गुजरात को बधाई दी हमारे खाद्य उत्पादन के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं रामविलास पासवान, ये लोग जनशक्ति पार्टी के हैं, बिहार के इसे ये हैं। और कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन
कि ये कैबिनेट मिनिस्टर है रामविलास पासवान। और गुजरात में लगभग 17,000 से ज़्यादा प्राइस शॉप है, फेयर प्राइस शॉप या राशन की जो दुकानें हैं उन पे ये अप्लाई कर दिया है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं AEPS। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आप जानते हैं कि 8 नवंबर को नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया था विमुद्रीकरण यानी डिमोनेटाइजेशन। और उसके बाद रिजर्व बैंक ने कहा था आप अपने 500 और 1000 के नोट बदलवा लो जल्दी से, तो 30 दिसंबर तक का टाइम दिया था। यानी 8 नवंबर से और 30 दिसंबर के बीच में कहा था आप अपने पैसे बदलवा लो। लेकिन जो इस दौरान नहीं बदलवा पाए उनके लिए मार्च 31 तक का टाइम दिया है, मार्च 31। और इसमें कई सारे प्रोविजन है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। जैसे आप पैसा डिक्लेयर करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में दे सकते हैं, या आप किसी सरकारी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं कॉर्पोरेशन बैंक छोड़ के। तो इस तरह के कुछ प्रोविजन है इसमें। तो अगर आप भारत में रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो आप 31 मार्च तक ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप NRI हैं, वैसे NRI भी इंडियन सिटीजन होते हैं, लेकिन NRI वो होते हैं, वैसे ये जो NRI वर्ड है ये एक टैक्स से रिलेटेड ज़्यादा है, बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में NRI नाम का वर्ड ही नहीं है। तो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है ये वो लोग हैं जो टेम्परेरी इंडिया के बाहर रहते हैं, या पढ़ाई के लिए रहते हैं, या बिजनेस के लिए रहते हैं। तो NRIs कर सकते हैं 30 जून तक, 30 जून 2017 तक। तो डेडलाइन अलग अलग है। इंडियंस के लिए है, जो रेजिडेंट इंडियन है उनके लिए है 31 मार्च, और जो NRI है उनके लिए है 30 जून। इस तारीख तक ये अपने पैसे बदलवा सकते हैं। एक बात और याद रखिए, ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड पैसा NRIs बदलवा सकते हैं। जो फेमा के कानून है उनसे इनको कंप्लाइंट होना पड़ेगा। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत सिर्फ 25,000 रुपये पर पर्सन ही वो बदलवा सकते हैं। और पैसा कैसे मिलेगा? मान लीजिए मैं NRI हूँ, तो मान लीजिए मेरे पास 17,000 रुपये हैं, तो मैं इसे बैंक में जाके दे दूंगा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कई शाखाएं हैं जिनमें मैं बदलवा सकता हूं, जैसे नागपुर, जैसे मुंबई एट्सेट्रा। और फिर बैंक जो है वो पैसा मेरे आधार लिंक्ड अकाउंट में डाल देगा, या कोई भी KYC, नो योर कस्टमर का कोई भी वेरिफिकेशन होगा, पासपोर्ट या आधार कार्ड जो भी, उस अकाउंट में मेरे पैसा आ जाएगा। तो ये है प्रोसीजर। हमारा जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वित्त मंत्रालय, उसने जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको उनके 12 प्रपोजल उनको मंजूरी दे दी है। ये लगभग 3,000 करोड़ रुपया रेज कर सकते हैं बाय प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। और इसके अलावा जो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है उसे ये परमिशन दे दी है कि वो QIP मोड के जरिए 200 करोड़ रुपए रेज कर सकता है। और QIP की फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे एग्जाम में, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। ये एक पैसा इकट्ठा करने का, मार्केट से पैसा उठाने का तरीका है, जिसमें कंपनी या तो इक्विटी शेयर या फिर डिबेंचर इशू कर सकती है। भारत में डिबेंचर और बॉन्ड का मतलब एक ही होता है। और क्या फर्क है शेयर और बॉन्ड में? अगर कोई कंपनी उस पर जो उधार है उसको डिवाइड करके लोगों को देती है और बदले में ये कहती है कि इस पे आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे बोलते हैं बॉन्ड या डिबेंचर। भारत के अंदर बॉन्ड और डिबेंचर में कोई फर्क नहीं है, हालांकि दूसरे कंट्रीज में थोड़ा सा फर्क होता है। और शेयर की बात अगर मैं करूं तो शेयर होता है जब कंपनी अपनी इक्विटी या अपना स्टॉक उसे डाइल्यूट करती है। तो यानी कंपनी का जो अपना खरीदा हुआ हिस्सा है जब उसे डाइल्यूट करती है तो उसके हिस्से को बोलते हैं शेयर। तो यानी कि बॉन्ड है डेट इंस्ट्रूमेंट, उधार को कम करने के लिए, DEBT। और शेयर है जब कंपनी अपना खुद का हक वो किसी को देती है, उसको बोलते हैं शेयर। तो अगर आपके पास किसी कंपनी के 0.1% शेयर है तो आप उस कंपनी के 0.1% मालिक हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी कंपनी के 0.1% बॉन्ड है, यानी कि उस कंपनी पे जितना पैसा उन्होंने रेज किया है, मार्केट से उठाया है या उधार है, उसके आप 0.1% ओनर है। 0.1% आपका उसमें हिस्सा है एक तरह से डेट के अंदर, और उस पर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन शेयर पे आपको कभी भी फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं मिलता। डिबेंचर पे फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको हर 6 महीने में मिल सकता है या हर 12 महीने में मिल सकता है, डिपेंडिंग फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। और सरकार ने बैंक्स के अंदर 25,000 करोड़ रुपए डाला है। तो ये आप जानते हैं सरकार ने टोटल 70,000 करोड़ रुपए डाला है। वैसे जो बेजल 3 नॉर्म्स हैं वो हमें 31 मार्च तक हम कंप्लायंट हैं। 31 मार्च 2019 तक हमें बेजल 3 नॉर्म्स को अप्लाई करना है, और उसके लिए 1.8 लाख करोड़ रुपीस का धन चाहिए। लेकिन सरकार ने सिर्फ 70,000 करोड़ रुपए बैंकों में डालने का निर्णय लिया है, और वो भी एक साथ नहीं। पिछले साल 25,000 डाला था, इस साल 25,000 करोड़, तो 50,000 करोड़, और अगले 2 साल 10,000 करोड़, तो टोटल हो गया 70,000 करोड़। अब बात करते हैं वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि हमारे देश में जो हमारी वित्तीय संरचना है उसमें हर आदमी को जोड़ दो, हर आदमी का बैंक अकाउंट खुलवा दो, हर आदमी को डिजिटल उससे जोड़ दो। तो इसके लिए मैं कुछ सरकार की स्कीम्स पर नज़र डालूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मेंस एग्जाम के लिए, RBI ग्रेड बी, सोशल इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय समावेश के लिए सरकार ने क्या क्या करा है। तो जनधन अकाउंट खोला, और बिल्कुल लेटेस्ट आपको फिगर बता रहा हूँ, 26 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं जनधन में। जनधन में आप 0 रुपये पे अकाउंट खोल सकते हैं, कोई पैसा नहीं चाहिए अकाउंट खोलने के लिए, और आपकी बस उम्र 10 साल से ज़्यादा होनी चाहिए।
तो इसमें 26 करोड़ में 16 करोड़ के आसपास गांव वाले एरियाज में खोले गए हैं जनधन अकाउंट और 10 करोड़ खोले गए हैं अर्बन एरिया में। तो 15 अगस्त 2014 की नरेंद्र मोदी जी की जो स्पीच थी, वहां से लाल किले से इन्होंने कहा था कि जनधन योजना को लॉन्च किया गया है। और टोटल पहले सरकार ये सोच रही थी कि जनधन में क्योंकि 0 रुपए में भी अकाउंट खोल सकते हैं तो लोग पैसा डिपॉजिट नहीं कराएंगे, लेकिन 26 करोड़ अकाउंट के अंदर टोटल धन जो लोगों ने डिपॉजिट कराया अब तक 71,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कराया है। और 19 करोड़, लगभग 20 ही हो गए, 19.93, तो 20 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड सरकार इशू कर चुकी है जनधन में। यानी 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास सरकार का रुपे डेबिट कार्ड है। और ये रुपे हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, ये मास्टर कार्ड वीजा वगैरह नहीं है, ये हमारा सरकार का प्लेटफॉर्म है। और कितने अकाउंट ऐसे हैं 26 करोड़ में से जिनको आधार कार्ड से लिंक किया जा चुका है? लगभग 14.5 करोड़ अकाउंट है। और बैंक मित्र कितने हैं जो काम कर रहे हैं सब सर्विस एरिया में? 1,26,000। तो एक तरह से जनधन इज अ गेम चेंजर। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में टोटल 3 करोड़ लोगों ने अब तक इसको अवेल किया है, इस योजना को 3.08 करोड़। और एक और योजना है बिल्कुल मिलती जुलती, दोनों में मैं फर्क भी बताऊंगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में लगभग 10 करोड़ लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये मैं फिगर बता रहा हूं आपको एंड ऑफ द ईयर 2016, ये फिगर बजट के अंदर अरुण जेटली जी ने बोले हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीवन ज्योति बीमा योजना की। जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? जीवन ज्योति बीमा योजना है आपकी लाइफ यानी जीवन, जैसे नाम से पता चल रहा है जीवन बीमा, यानी बीमा मतलब इंश्योरेंस। तो अगर आपकी उम्र 18 से 50 साल के बीच में है तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। आपको साल का सिर्फ 330 रुपये देना है, और ये 330 आपको कैश में नहीं देना, आपको अपने बैंक अकाउंट से ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपके बैंक अकाउंट से सरकार का जो अकाउंट है उसमें ऑलरेडी चला जाएगा, ऑटो डेबिट हो जाएगा। और इसमें आपको मिलेगा क्या? अगर आपके जीवन पे अगर आपकी डेथ हो जाती है तो 2 लाख रुपए मिलेंगे आपके परिवार वालों को। और हर साल 31 मई तक आपको 330 रुपये देने हैं। तो यानी कि 31 मई तक आप देंगे तो 1 जून से ये स्टार्ट हो जाएगी, अगले साल के 1 जून तक ये होगा 1 ईयर। यानी हर साल आपको रिन्यू करानी है, हर साल 330 रुपये देने हैं। तो टोटल अब तक 3 करोड़ लोग हैं जो इस योजना को अवेल कर चुके हैं। और टोटल 51,745 लोग हैं जिन्होंने एक्चुअल में 2 लाख रुपए क्लेम किए हैं। तो और एक बात और है, आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये केवाईसी होना चाहिए इसके अंदर, या आधार कार्ड से। आधार पासपोर्ट से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड है जो मेन हमारा केवाईसी करवाने के लिए, बैंक वेरीफाई अकाउंट करने के लिए उसे यूज करते हैं। तो ये याद रखना है आपको जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। सुरक्षा बीमा योजना ये है कि वही सेम तरीका है, बस इसमें आपकी उम्र 18 से 70 है, उसमें 18 से 50 थी। और इसमें आपका जो केवाईसी अकाउंट है उसमें से हर साल 12 रुपए कट जाएंगे, यानी ये भी ईयरली आपको रिन्यू करानी पड़ेगी। और इसमें आपको क्या मिलेगा? अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ, किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए आपके परिवार वालों को मिलेंगे। और अगर आप पूरी तरह से शारीरिक अपंगता का शिकार हो जाते हैं तो भी 2 लाख रुपए मिलेंगे। और अगर आपकी जो अपंगता है वो लिमिटेड है काफ़ी, तो 1 लाख रुपए मिलेगा। ये है स्कीम, और इसमें लगभग 10 करोड़ लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो इसमें भी आपका जो अकाउंट है वो केवाईसी वेरीफाइड होना चाहिए, और उसमें से 12 रुपए ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। ये भी 31 मई तक है, यानी 1 जून से स्टार्ट हो जाती है, अगले साल के 1 जून तक। तो ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अब बात करते हैं अटल पेंशन योजना की। अटल पेंशन योजना को अटल पेंशन योजना किसके तहत आती है? इसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया है। और अटल पेंशन योजना में आपकी जो उम्र है 18 से 40 होनी चाहिए। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA इसको चला रही है। और इसमें ये योजना ये है, नाम से पता चल रहा है पेंशन, तो पेंशन रिटायरमेंट के बाद होता है। अगर आप 60 साल से आपकी ज़्यादा एज है तो आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप 18 से 40 के बीच में तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं 37 साल का हूँ और मैं अटल पेंशन योजना लेना चाहता हूँ, तो फिर मुझे उसी हिसाब से प्रीमियम भरना पड़ेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर, अब ध्यान से सुनिए इसको, मान लीजिए मैं अब 40 साल का हो गया और 40 से 60 यानी मिनिमम 20 साल का तो लॉक इन पीरियड होगा ही, क्योंकि 18 से 40 तक मैं इसको अवेल कर सकता हूँ। मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है तो मुझे पैसा सरकार के पास कम से कम 20 साल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसा मिलेगा 60 साल के बाद ही, पेंशन तो 60 साल के बाद ही मिलेगी। और इस 20 साल में सरकार जो हमारा पैसा है उससे कमा सकती है। तो ये है सारा खेल APY का। अब डिपेंड करता है मेरे को कितना प्रीमियम भरना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझे कितना पेंशन चाहिए। मुझे 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का ऑप्शन है। 1,000 रुपये चाहिए अगर मुझे पेंशन रिटायरमेंट के बाद हर महीने, तो उसी हिसाब से मुझे
प्रीमियम भरना पड़ेगा, और 5,000 चाहिए तो उसी हिसाब से भरना पड़ेगा। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि इसमें 50% पैसा आपका सरकार देगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि कोई भी और सोशल सिक्योरिटी स्कीम आप अवेल नहीं करेंगे, और दूसरा, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। इनकम टैक्स पेयर कौन नहीं होता? अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए में है, के अंदर आप 2.5 लाख रुपए तक कमाते हैं, तो आपको वैसे इनकम टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये स्लैब के हिसाब से है। और अगर आप 3 लाख रुपए भी कमाते हैं तो भी आपको टैक्स नहीं देना, क्योंकि स्लैब में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो जो 2,500 रुपए हमें रिबेट मिलती है सेक्शन 87A के अंडर, उसके हिसाब से हमें टैक्स नहीं भरना। तो 3 लाख रुपए अगर आप कमाते हैं भारत में इस वक्त, मैं लेटेस्ट स्लैब के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो अटल पेंशन योजना को अवेल नहीं कर सकते। और एक बात और, लेट से आपकी उम्र है 47, और आप जानते हैं पेंशन तो आपको 60 के बाद ही मिलेगा, और 47 की उम्र में आपकी डेथ हो जाती है, तो क्या होगा? तो इसमें पहले तो यह था कि जो भी अमाउंट है वो आपके स्पाउस, पत्नी, या जो भी, जिसको भी आप नॉमिनेट करते हैं, उसको मिल जाएगा। लेकिन अब आपकी पत्नी भी उसे, आपकी जो स्पाउस है वो भी इसे कंटिन्यू कर सकती है अपनी पेंशन के लिए। तो ये इस स्कीम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया गया था। तो टोटल इसमें 38 लाख लोग हैं जो इस योजना का फायदा उठा रहे हैं, और टोटल पेंशन वेल्थ, यानी जो लोगों ने जमा कराए हैं पैसे प्रीमियम भर के, वो अभी तक हुए हैं 1344 करोड़। और जैसा मैंने बताया कि इसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो स्पाउस है वो भी अब कंटिन्यू कर सकती है। पहले क्या था? पहले उसको एक लमसम अमाउंट मिल जाता था अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो 60 साल से पहले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक और स्कीम है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया किसके लिए है? स्टैंड अप इंडिया है जो स्टार्टअप्स होते हैं, नए बिजनेस होते हैं, उनको फंड करने के लिए। इसमें आपको 10 लाख रुपए से 1 लाख रुपए तक का, 1 करोड़ रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं। लेकिन सबको नहीं मिलेगा, अगर आप SC कैटेगरी के हैं, ST या फिर वुमेन है तभी मिलेगा। तो आप 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का धन इसमें ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं अपने ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज के लिए। और 23 दिसंबर 2016, यानी 2016 के खत्म होने तक टोटल जो लोन इसमें सैंक्शन हुआ है, 15,000 लोगों ने फायदा उठाया है, जिसमें 12,000 महिलाएं हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला नारी सशक्तिकरण में ये स्कीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और 10 लाख रुपए से अगर कम लोन चाहिए तो फिर ले लीजिए मुद्रा के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। उसमें मुद्रा बैंक आपको लोन देगा, जो सिडबी के अंदर आता है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और इसमें 3 वो हैं, एक तो शिशु है जिसमें 50,000 तक का लोन मिलेगा, एक है किशोर जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का मिलेगा, और एक तरुण जिसमें 10 लाख तक का मिलेगा। यानी मुद्रा बैंक से आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, और 10 लाख से ज़्यादा का चाहिए तो फिर स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, कई तरह की स्कीम है, उन पे हम आएंगे। अभी तो पढ़ रहे हैं हम स्टैंड अप इंडिया। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो मुद्रा का मैं नाम ले ही रहा था। टोटल 77,000 यानी 916 यानी 78,000 करोड़ हो गया। 78,000 करोड़ रुपए का लोन अब तक सरकार दे चुकी है। किसको दे चुकी है? 1.68 करोड़ महिलाओं को, जो टोटल दे चुकी है 2 करोड़ से 2.12 करोड़ लोगों को, जिसमें 1.68 करोड़ महिलाएं थी। तो यानी कि चाहे वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो, चाहे वो मुद्रा योजना हो, दोनों का बेनिफिट ज्यादा महिलाओं को मिला है, महिला एंटरप्रेन्योर्स को मिला है। यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये काफी बड़ी एक सक्सेस मानी जाएगी। और हमारे जो बैंक हैं उनमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपने बैंक से लोन ले लिया, 30 दिन तक अगर उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई, यानी आपने ना लोन वापस किया या उस पर कोई किसी तरह की क्रिया नहीं हुई, तो उसे बोलते हैं बैड लोन। और अगर 90 दिन हो गए, 90 दिन तक ना कोई उस पर इंटरेस्ट आया लोन पे, या ना कोई उस पर एक्टिविटी हुई, तो उसे बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मैं रिपीट करता हूँ, 30 दिन तक बोलते हैं बैड लोन, 90 दिन तक बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो हमारे बैंक्स में बढ़ते ही जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा फेलियर कहा जाएगा हमारे वित्त मंत्रालय का। हालांकि ऐसा नहीं है, उन्होंने कोशिश नहीं की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारी स्कीम निकाली है, जैसे S4 स्कीम निकाली है, जो स्ट्रेस एसेट को डिवाइड कर देती है 2 पार्ट्स में, वायबल और नॉन वायबल। सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम निकाली है, इंद्रधनुष योजना निकाली है, सरफेजी एक्ट में परिवर्तन किया है। तो सरफेजी एक्ट बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इसमें संशोधन किया गया है जिससे जो बैंक है उनके लोन्स कम किए जा सकें। और 2 फुल फॉर्म और याद रख लीजिए, एक है रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक, और दूसरा है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट, यानी RDDB और FI। तो बस इनके नाम याद रख लीजिए। सरफेजी एक्ट, अभी इतना समय नहीं है कि मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊँ, तो ये एक्ट है जो सरकार लाई है। और हमारे जो बैड लोन्स हैं बहुत सारे बैंक में बहुत ज़्यादा है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इन्होंने रिकॉर्ड इस बार लॉस दिया है। और मैं आपको प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बता रहा था, जिसमें आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसे कौन चलाता है? सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
याद रखिए आईडीबीआई इसे नहीं चलाता, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसे चलाता है स्मॉल, क्योंकि ये है ही माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, लघु और जो मीडियम लेवल के उद्योग है उनके लिए। तो इसमें अगर शिशु कैटेगरी के हैं आप तो 50,000 तक का लोन ले सकते हैं, अगर किशोर हैं तो 50,000 से 5 लाख, और तरुण हैं तो 5 लाख से 10 लाख। तो टोटल जैसा मैंने बताया 77,000 करोड़ का लोन सरकार दे चुकी है 2.12 करोड़ लोगों को, जिसमें मैक्सिमम महिलाएं हैं। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक एजुकेशन लोन स्कीम है। एजुकेशन लोन स्कीम ये है कि हर बच्चा पढ़ा लिखा होना चाहिए, और अगर पैसों के कारण किसी की एजुकेशन रुक रही है तो वो नहीं होना चाहिए, और इसको बोलते हैं एजुकेशन लोन स्कीम यानी ईएलएस। तो इसके अंदर अभी तक टोटल जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें एजुकेशन लोन जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे 31 मार्च 2015 तक था 61,000 करोड़, 31 मार्च 2016 तक 65,000 करोड़, और 30 सितंबर तक 68,000 करोड़। तो यानी कि जो ये स्कीम है इसमें जो धन जिसका वितरण किया जा रहा है लोन का वो भी बढ़ रहा है। विद्या लक्ष्मी स्कीम है। विद्या लक्ष्मी पोर्टल है, बेसिकली एक वेबसाइट है vidyalakshmi.co.in। इसमें आप जाके अपना एजुकेशन लोन को अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन, और इसमें अभी लगभग 27 बैंक हैं, 6 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं और 2 कोऑपरेटिव बैंक हैं जो लोन दे रहे हैं। इसके अंदर टोटल 64 तरह के एजुकेशन लोन हैं जो विद्या लक्ष्मी स्कीम के तहत प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और एग्रीकल्चर लोन के बारे में बता देता हूँ। बजट के अंदर हर साल एक एग्रीकल्चर लोन होता है, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट, इतना तो सरकार करेगी, लोन देगी ही देगी। और आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आता है, यानी जो बैंक हैं जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं, यानी बैंक्स को इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी लोन के लिए। तो टोटल टारगेट जो 2015-2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 में रखा था वो था 8,50,000 करोड़। ये सरकार ने पूरा कर लिया था, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही कर लिया था, पूरा 8,77,527 करोड़ रुपए का लोन दिया था, एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया था 2015-2016 यानी फाइनेंशियल ईयर 2016 में। तो इस साल लेकिन अब सरकार ने टारगेट रखा था 2016-2017, तो 2017 अभी खत्म ही होने वाला है, बस 35 दिन बचे हैं लगभग। तो 9 लाख करोड़ का टारगेट रखा था फाइनेंशियल ईयर 2017 के लिए, जो अभी 30 दिन बाद खत्म ही होने वाला है, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया है अभी। तो 84% अचीव हो गया है। टोटल लोन जो अब तक दिया है सरकार ने एग्रीकल्चर में वो दिया है 7,55,995 करोड़, जो 84% है। लेकिन देखना होगा, अभी तो 35 दिन बचे हैं, तो हो सकता है जो बाकी 16% है वो भी सरकार दे दे। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इशू की, जिसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। देखिए हमारे जो सरकारी बैंक हैं इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, लोन दे तो देते हैं, वापस नहीं आता, यानी बैड लोन और नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर हो जाते हैं बाद में, तो पैसा वापस नहीं आता। बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो है कि जो बहुत बड़े बड़े धनी हैं जैसे विजय माल्या इस टाइप के लोग हैं, तो पैसा कानूनी उसमें उलझा कर उसे खा जाते हैं या देश छोड़ के भाग जाते हैं। दूसरा कारण है कि जो किसान वगैरह हैं, कई बार किसान आत्महत्या कर लेते हैं, या कई बार इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कारण हैं। तो मोटी बात यह है कि पैसा वापस नहीं आ पाता। अब हम बेजल 3 नॉर्म्स हम बेजल 3 कंप्लायंट हैं, इसका मतलब यह है कि बेजल 3 के कानून हमें उनको मानना पड़ेगा। बेजल 3 क्या है, तो बेजल एक या बाजल बोलते हैं, ये एक शहर है स्विट्जरलैंड के अंदर। यहाँ पे मीटिंग हुई थी जिसमें डिसाइड हुआ कि बैंक्स को रिस्क से कैसे बचाया जाए, और उसमें कई सारे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो और बहुत सारे उसमें कानून है जो हमें कंप्लाई करने पड़ते हैं। अब बैंक को जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, हमारे जो बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, इस वक्त 27 बैंक हैं, उनमें टोटल अगर आप देखें जो पैसा सरकार को डालना है जिससे इन बैंक्स में एक नई जान आ सके, वो है 1.8 लाख करोड़। समझ गए, 1,80,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट सरकार ने बताई है फाइनेंशियल ईयर 2019 यानी 31 मार्च 2019 तक की रिक्वायरमेंट है ये। अब सरकार क्या इतना धन दे सकती है? हम एक गरीब देश हैं आफ्टर ऑल, क्या हम बजट में से 1,80,000 करोड़ रुपए अलॉट कर सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए सरकार ने यह प्लान बनाया है। टोटल पैसा सरकार डालेगी 1.8 लाख करोड़ नहीं डालेगी, सिर्फ 70,000 करोड़ डालेगी। यानी टोटल कमी कितनी है, 1.1 लाख करोड़ कम डालेगी जितना रिक्वायर्ड है उससे। और ये 70,000 करोड़ डालेगी 4 चरणों में। तो पिछले साल डाला था 25,000 करोड़, यानी 2015 से 2016, 31 मार्च 2016 तक। इस साल, अभी ये साल खत्म ही होने वाला है 35 दिन बाद, तो इसमें भी 25,000 करोड़ डाल दिया है। वैसे पूरा 25,000 करोड़ अभी नहीं डाला है, इस साल अभी तक लगभग 22,915 करोड़ डाला है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 25,000 करोड़ डाल दिया है। अगले साल डालेगी फाइनेंशियल ईयर 2018 में 10,000 करोड़, और जो सरकार का आखिरी साल होगा फाइनेंशियल ईयर 2019 उसमें डालेगी 10,000 करोड़। तो टोटल पैसा बैंक्स के अंदर डाला जाएगा 70,000 करोड़। और जो इस साल अनाउंसमेंट करी है हमारे वित्त मंत्री ने बजट के अंदर, कहा है कि 13
सरकारी बैंक में 22,915 करोड़ इस साल डाल दिया गया है। हर बैंक के अंदर डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे सरकारी बैंक लॉस में नहीं है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बैंक है। तो इस तरह से जो बैंक लॉस में है, जिनमें बहुत सिग्निफिकेंट लॉस था, जैसे हमने देखा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें ज़्यादा जरूरत है। और अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो चेयरमैन है अरुंधति भट्टाचार्य, बीच में तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो आईएमएफ है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी चेयरमैन बन जाएंगी, लेकिन फिर क्रिस्टीन लागार्डे को दोबारा चुन लिया गया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लीडरशिप है इनकी। आप इसी से समझ सकते हैं कि सारे सरकारी बैंक लॉस में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉफिट में है, इसी से आप समझ सकते हैं। और ये इतनी काबिल हैं कि ये रिटायर होने जाने वाली थी पिछले साल, इनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया गया था जिससे ये जो एसबीआई मर्जर है उससे कर सकें पूरा। तो ये एक फॉर्मूला बनाया है मैंने। बीजेपी के जो नेता हैं वो एचएमटी की घड़ियां पहनते हैं, ये है फॉर्मूला। तो बीजेपी का मतलब है स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, बीजेपी मतलब पटियाला, एच मतलब हैदराबाद, एम मतलब मैसूरू और टी मतलब ट्रावनकोर जो तिरुवनंतपुरम केरला के पास है। तो ये हैं 5 बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो जाएंगे, यानी मिल जाएंगे, और ये खुद मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो बस अब कुछ ही समय की बात है, ये सारे बैंक अब स्टेट बैंक में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, जैसे पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और कई बैंक हैं जो स्टेट बैंक में मिल चुके हैं। और एक चीज याद रखिए, टोटल बैंक जो मिलेंगे वो हैं 5, जो मर्जर होगा 5। और पहले ये कहा जा रहा था 6, क्योंकि भारतीय महिला बैंक भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो जाने वाला था, लेकिन इसको अभी परमिशन नहीं मिली है। तो अभी के लिए तो 5 बैंक ही मर्ज हो रहे हैं, और इनके नाम आप याद रख सकते हैं, बीकानेर, जयपुर, हैदराबाद, मैसूर, पटियाला और ट्रावनकोर। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने सीएनएक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी ये एक कंपनी है जो कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कोलेट्रल होता है जब आप कुछ बैंक में गिरवी रखते हैं तो बदले में जो मतलब बैंक से लोन लेते हैं तो बदले में जो रखवाते हैं उसे बोलते हैं कोलेट्रल। तो कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी सीएनएक्स के साथ अनुबंध किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने आप को कहता है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो ये जो टैगलाइन होते हैं ये भी याद रखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वडोदरा में है। वडोदरा को वडोदरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वड के पेड़ होते हैं यहाँ पे, वड। और पुराना नाम है बड़ौदा, नया नाम है वडोदरा। गुजरात का बैंक है वैसे, मतलब सरकारी बैंक है, और वडोदरा है हेडक्वार्टर। तो जब पढ़िए कोई चीज़ तो ढंग से पढ़ा करिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो नोट की शॉर्टेज हो गई थी तो 40% नोट रूरल एरियाज में जाने चाहिए, जिससे रूरल एरिया में खासकर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सके, जो पैसों की शॉर्टेज हो गई थी वो। तो अभी तो खैर उतनी शॉर्टेज नहीं है, तो जो लिमिट है वो भी बढ़ा दी है। 24,000 रुपये आप हर हफ्ते विड्रॉ कर सकते थे, तो उसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 20 फरवरी से 50,000 रुपये। अब आप एक हफ्ते में 50,000 रुपये एटीएम से निकाल सकते हो, और 13 मार्च के बाद तो कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड पैसा निकाल सकते हो पहले की तरह। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो 18 फरवरी को अनाउंसमेंट की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। एचडीएफसी बैंक ने टाई अप किया है Nikki.ai के साथ। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप जानते हैं आजकल बैंक्स यूज कर रहे हैं रोबोट्स, जिससे जो टाइम कम लगे, पैसा कम लगे, एक्यूरेसी बढ़े। और एआई मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन भी बोल सकते हो आप इसे, जो रोबोट वगैरह यूज कर रहे हैं बैंक। तो एचडीएफसी बैंक, जिसके फाउंडर हैं आदित्य पुरी, इसने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। ये कंपनी है Nikki.ai। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है ऑन चैट। अब ये चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट एक बेसिकली रोबोट ही होता है। ये आपके साथ चैटिंग करेगा और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको देगा। इतना ही नहीं, ये आपको पेमेंट करने में हेल्प करेगा। अगर आप अपने फ़ोन का बिल भरना चाहते हैं, कैब बुक करना चाहते हैं, फ़ोन को रिचार्ज करना चाहते हैं, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा चैट करके। तो इसके लिए इन्होंने एचडीएफसी ने Nikki.ai के साथ टाई अप किया। कोका कोला ने टाई अप किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। कोका कोला के 5,000 कियोस्क हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो जहां पे आप कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे एसबीआई के ऐप्स के थ्रू। और एसबीआई के बहुत सारे ऐप हैं। एसबीआई के जैसे बड़ी है जो बहुत पॉपुलर ऐप है, और एक मर्चेंट्स के लिए है जिसको बोलते हैं बड़ी मर्चेंट्स ऐप, और एक है एसबीआई पे। और इसके अलावा एक ऐप और डाउनलोड कर लीजिए आप, एसबीआई एवरीवेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। तो ये सारे एसबीआई के ऐप हैं। अब आप इनसे कोका कोला डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं इसके थ्रू अपना बिजनेस कंडक्ट करेंगे कैशलेस। और री इंश्योरेंस बिजनेस की बात करते हैं तो भारत में, अब ध्यान से सुनिए इसको, भारत में 5 कंपनी हैं जिन्हें आईआरडीए यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि भारत में वो अपना री इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
तो पहले परमिशन दी थी सिर्फ एक कंपनी को, जिसका नाम है री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका यानी RGA, और अब 5 कंपनीज को परमिशन मिल गई है। ये 5 कंपनी कौन कौन सी हैं, पांचों के नाम आपको रटे हुए होने चाहिए। पहली है स्विट्जरलैंड की कंपनी स्विस आरी, आरी मतलब री इंश्योरेंस। जर्मनी की 2 कंपनियां हैं, एक है म्यूनिक शहर की म्यूनिक आरी और एक हैनोवर शहर की हैनोवर आरी। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी है स्कॉर और इंडिया की अपनी एक कंपनी है ITI री इंश्योरेंस। टोटल कंपनी कितनी है भारत में जिनको अब ये लाइसेंस मिल गया है कि वो भारत में री इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं? 6। पहले थी एक RGA यानी री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका और अब है ये 5। और इनमें से जो म्यूनिक आरी जर्मनी की कंपनी है, इन्होंने मुंबई में अपना ऑफिस भी खोल लिया है और अपना काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो लाइसेंस मिलने के काफी एडवांस स्टेजेस के अंदर है। जैसे लंदन की कंपनी है लॉयड, और बर्कशायर हैथवे, अमेरिका के जो वॉरेन बफेट है उनकी कंपनी है ये बर्कशायर हैथवे, उसकी जनरल इंश्योरेंस री इंश्योरेंस की कंपनी है जिसको बोलते हैं बर्कशायर हैथवे जनरल इंश्योरेंस। उन्होंने अपना एप्लीकेशन का जो पहला चरण है वो पूरा कर लिया है। और इसके अलावा एक और कंपनी है एक्सेल री इंश्योरेंस, इसे अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। तो लेकिन टोटल कंपनी जो बिल्कुल शुरू कर सकती हैं वो 6 हैं, और बाकी जो एडवांस स्टेजेस में है वो ये 3-4 कंपनियां हैं। तो देखना होगा इनको अब लाइसेंस कब मिलता है। येस बैंक की बात करते हैं। येस बैंक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें हमने अपनी वेबसाइट पे डिटेल वीडियो डाला है। 70% कॉस्ट में कमी आएगी इससे, और इसमें काफी एक्यूरेसी भी होगी, ट्रांसपेरेंट, काफी पारदर्शिता बढ़ेगी। येस बैंक ने इसके लिए टाई अप किया है बजाज इलेक्ट्रिकल फॉर वेंडर फाइनेंसिंग के साथ। और जो आपके LPG सिलेंडर होते हैं, इस पे आपको 5 रुपए ऑफ मिलेगा अगर आप डिजिटली पे करते हैं तो। LPG का सिलेंडर, हम आइसोब्यूटेन ज्यादातर यूज करते हैं भारत में LPG के सिलेंडर में। तो LPG गैस भारत में कौन प्रोवाइड करता है? 3 सबसे बड़ी कंपनियां ये हैं। पहली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC, दूसरी भारत पेट्रोलियम यानी BPCL, और तीसरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL। ये आपको LPG के सिलेंडर पे 5 रुपए ऑफ देगी अगर आप कैशलेस तरीके से पेमेंट करते हैं, यानी अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड इत्यादि से। और अगर आप पेट्रोल भरवाते हैं तो उस पर आपको पेट्रोल या डीजल पेट्रोल पंप पे और कैशलेस तरीके से पे करते हैं डिजिटली, तो आपको 0.75% डिस्काउंट मिलेगा। और ये स्कीम आप एक्सटेंड कर दी है LPG में, लेकिन LPG में परसेंटेज के हिसाब से नहीं, कि इसमें आपको फ्लैट 5 रुपए डिस्काउंट मिलेगा अप फ्रंट। और KBL सुरक्षा कर्नाटका बैंक लिमिटेड, मैंने बताया था इसका हेडक्वार्टर है मंगलुरु में, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हैं P जयराम भट्ट। तो कर्नाटक बैंक ने यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप किया है। और ये टाई अप कैसा होता है, बैंक इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप क्यों करता है, तो इसको ध्यान से सुनिए। बैंक्स के पास जो है वो कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं। बैंक्स के पास कस्टमर बहुत ज्यादा होते हैं और इंश्योरेंस कंपनी के पास कस्टमर नहीं होते। तो इंश्योरेंस कंपनी बैंक्स को ये बोलती है कि मेरे जो प्रोडक्ट हैं आप सेल करो और मेरे को अपना कमीशन आपको हम दे देंगे हमारे प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। तो इसको बोलते हैं बंक एश्योरेंस। बंक एश्योरेंस मतलब जब कोई इंश्योरेंस कंपनी बैंक के साथ टाई अप करती है जिससे उसके प्रोडक्ट बैंक बेच सकें। और यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने कर्नाटक बैंक के साथ टाई अप किया है और मिलकर एक इंश्योरेंस स्कीम निकाली है KBL सुरक्षा। और यह स्कीम आप अवेल कर सकते हैं 18 से 70 साल की उम्र के अगर आप हैं तो। इसमें आपको 100 रुपये देना होगा हर साल, प्रीमियम देना होगा अगर आप 10 लाख रुपए तक का क्लेम चाहते हैं, और 50 रुपये हर साल देने होंगे सिर्फ अगर आप 5 लाख रुपए तक का क्लेम चाहते हैं। इसके लिए एक चीज कंपलसरी है, लेकिन कर्नाटक बैंक के अंदर आपका सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये स्कीम अवेल कर सकते हैं। और सिडबी की बात करते हैं, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसने टाई अप किया है भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC। और ये दोनों मिलकर अब कैपिटल सपोर्ट देंगे जो भारत में नए उद्योग हैं उनको, नूतन उद्योगों को बढ़ावा देंगे। और सिडबी ऑलरेडी कई सारे फंड चलाता है, जैसे इंडिया एस्पिरेशन फंड जिसमें 2000 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, एस्पायर फंड जिसमें 60 करोड़ रुपए, और फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप FFS जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा सिडबी मुद्रा बैंक भी चलाता है जो कई सारे उद्योगों को बढ़ावा देता है। तो सिडबी अपनी पूरी इसने कई सारी स्कीम लॉन्च कर रखी हैं लघु और जो मीडियम लेवल के उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी FSDC की अभी 16वीं मीटिंग हुई, 16th मीटिंग हुई इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की इसके हेड अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने। अब ये है क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल, क्या है, ये क्या करता है, क्यों मीटिंग करते हैं लोग? इसके अंदर भारत के जो भी फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर हैं, चाहे वो RBI हो, चाहे सेबी हो, चाहे IRDAI हो, चाहे वो PFRDA हो, चाहे वो कोई भी हो, सब के जो हेड होते हैं इसमें बैठते हैं और आपस में चर्चा करते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। और भारत में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम हो उनको सल्यूशन उनके
ये देते हैं, क्या सोल्यूशन होने चाहिए, किस तरह से इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। तो इस बार जो बात हुई सोलहवीं मीटिंग में वो किस चीज़ पे हुई, वो हुई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स पे, क्योंकि सबसे जो महीन मुद्दा इस वक्त है वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो बढ़ते जा रहे हैं। तो इस मीटिंग में कौन कौन थे, अब ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे दिया था अभी अभी। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, जिन्होंने अभी अभी मॉनेटरी पॉलिसी दी थी इस साल की पहली। फाइनेंशियल सेक्रेटरी हैं हमारे अशोक लवासा, फाइनेंशियल सेक्रेटरी 1 रुपए के नोट पे साइन करता है और बाकी सारे नोट पे गवर्नर साइन करता है। इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं शक्तिकांत दास, फाइनेंशियल अफेयर सेक्रेटरी हैं अंजुली दुग्गल, रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अदिया, डिसइन्वेस्टमेंट सेक्रेटरी नीरज कुमार गुप्ता, ये सारे नाम रट लीजिए। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा, नहीं ये यूके सिन्हा नहीं है, अजय त्यागी बन गए हैं, तो ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। सेबी के जो चेयरमैन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो मार्केट रेगुलेटर है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर, उसके चेयरमैन अब यूके सिन्हा से हटके बन गए हैं अजय त्यागी। इसमें एक परिवर्तन किया गया है, यूके सिन्हा 5 साल के लिए थे, सेबी का चेयरमैन 5 साल के लिए बनता था, लेकिन जो अजय त्यागी है इनकी जो टेन्योर वो सिर्फ 3 साल होगी, यानी 2 साल कम कर दी गई है। ईडाई यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है टीएस विजयन और पीएफआरडीए के चेयरमैन है हेमंत कॉन्ट्रैक्टर। तो ये सारे इस मीटिंग में थे और इन्होंने चर्चा की पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कम कैसे किया जाए इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं। भारत का एक ऑनलाइन ऑटोमोबाइल ट्रांजैक्शन मार्केट प्लेस है ड्रूम, यानी ऑनलाइन अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो तो आप ड्रूम पे खरीद सकते हैं। ड्रूम ने एक्सिस बैंक के साथ टाई अप किया है। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, एक्सिस बैंक। आपके लिए एक सवाल पूछता हूं, एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए एक्सिस बैंक की टैगलाइन। और ये टाई अप क्यों किया है? टाई अप किया है, अब आप लोन आसानी से अवेलेबल आप करवा सकते हैं। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, एक्सिस बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। और हमारे देश का जीडीपी कितना ग्रो करेगा? आप जानते हैं विमुद्रीकरण के बाद जितने भी एजेंसी हैं सबने अपना एस्टिमेशन कम कर लिया, और सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिशियल जो स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, उसने कहा है कि हमारा जीडीपी, पहले इन्होंने कहा था जीडीपी ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन पिछले साल हमारा जीडीपी कितना ग्रो किया था? 7.6%, 31 मार्च 2016 तक। और 31 मार्च 2017 यानी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 2017, इसमें 7.1% ग्रो करेगा, यानी पिछले साल से 0.5% या 50 बेसिस पॉइंट कम। और एक बात और, कुछ ऐसे एरिया हैं जो इंप्रूवमेंट दिखाएंगे पिछले साल से, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग, यानी जो कृषि है, वन वाला जो डिपार्टमेंट है और जो मछली उत्पादन का जो डिपार्टमेंट है, इनमें 4.1% की ग्रोथ होगी और 1.2% से, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, वरना जीडीपी हमारा विमुद्रीकरण के कारण कम ग्रो करेगा, 7.1% ग्रो करेगा इस फिस्कल के अंदर। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल ईयर, यानी जो 2017 31 मार्च को खत्म हो रहा है वो ईयर। और सेबी ने एंजल फंड्स के लिए अपने रूल चेंज कर दिए हैं। अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूं ये सब क्या होता है। देखिए, अगर आप कोई नई कंपनी खोलते हैं तो आप उसमें पहले तो खुद का ही पैसा लगाएंगे। जब तक खुद का पैसा लगाएंगे यानी आप बूटस्ट्रैप कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप मतलब आप खुद का पैसा लगा रहे हैं। फिर आपको पैसा चाहिएगा एक्सपेंड करने के लिए, तो आप किसी से पैसा लगवाएंगे कंपनी में, जो बदले में आपकी कंपनी की कुछ इक्विटी आपसे लेगा। उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर, जो आपकी कंपनी में एंजल फंड लगाता है। तो पहले कुछ कानून थे जो एंजल इन्वेस्टर्स के लिए फ्रेंडली नहीं थे। जैसे पहले जो लॉक इन रिक्वायरमेंट थी वो 3 साल थी, उसको कम करके कर दिया गया है 1 साल। यानी अगर एंजल फंड किसी कंपनी में कोई लगाएगा तो 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकता कंपनी से, तो अब वो घटा के कर दिया गया है 1 साल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट पहले थी 50 लाख, अब कर दी गई है 25 लाख। जो अपर लिमिट थी, यानी एक स्कीम के अंदर कितने एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं? 49 इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 200। और इसके लिए सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन 2012 एक्ट में संशोधन किया गया है। और इसके अलावा पहले जो एंजल फंड थे वो सिर्फ 3 साल पुराने तक के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा के कर दिया गया है 5 साल। यानी अगर अब कोई 5 साल पुराना स्टार्टअप भी है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारा जो AIPAC यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एडवाइजरी कमेटी इसके लिए बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे NR नारायण मूर्ति, जिन्होंने ये सब सुझाव दिए थे और इन सुझावों को सेबी ने अपना लिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नेपाल को दिए हैं 100 करोड़ रुपए। 1 बिलियन होता है 100 करोड़। और 100 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं? 100 करोड़ रुपए इसलिए दिए हैं, 100 के नोट में डिनोमिनेशन में दिए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नेपाली हैं, जो भारत में काम करते हैं और उनके पास पुराने नोट थे, डीमोनेटाइज नोट थे और करेंसी की शॉर्टेज थी। उस कमी को पूरा करेगा नेपाल का सेंट्रल बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक। तो खासकर जैसे नेपाल के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत में मेडिकल सेवाओं के लिए आते हैं, तो उनके पास बहुत सारा कैश था जो इंडियन रुपीज़ के अंदर था, तो अब उसको ये भी
चेंज करवाएंगे तो 100 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 100 के नोट्स में देगा नेपाल राष्ट्र बैंक को। और यूसीओ बैंक ने अपना प्रीपेड कार्ड निकाला जिसका नाम रखा है यूसीओ सुविधा। यूसीओ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं आर.के. टक्कर। इससे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कुछ भी पॉइंट ऑफ सेल्स पे इंटरनेट पे आप पेमेंट कर सकते हैं। और मैंने जैसा बताया था रोबोट्स का जमाना है, लेकिन रोबोट्स के साथ एक दिक्कत है। अगर आप रोबोट यूज करते हैं तो फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी जगह ले लेंगे, तो नौकरियां जाएंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूं जो पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत के अंदर 69% जॉब्स इस वक्त खतरे में है ऑटोमेशन यानी रोबोटिक्स की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जब कंप्यूटर मानवों वाला काम करते हैं। और वर्ल्ड बैंक ने ये अपनी प्रॉपर रिपोर्ट दी है, उसमें इसने कहा है 69% जॉब्स भारत में थ्रेटेड है, खतरे में है रोबोटिक्स की वजह से, और 77% चाइना में। और बहुत सारे बैंक अपने अपने रोबोट निकाल रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने ये रोबोट निकाला है, ये आईआरए रोबोट है, इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट। इसके अलावा अगर आपको याद हो, सिटी यूनियन बैंक ने भी लक्ष्मी नाम का रोबोट निकाला था पिछले साल नवंबर के आसपास। सिटी यूनियन बैंक सीयूबी लक्ष्मी, और एचडीएफसी बैंक ने ये आईआरए यानी इंटेलिजेंट रोबोटिक असिस्टेंट। मनी टैप ये एक बेंगलोर स्थित फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है, नई कंपनी है। इसने भारत की पहली ऐसी ऐप बनाई है जो जीरो पेपर टीएम टेक्नोलॉजी यूज करेगी। मनी टैप ऐप के थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये पेपरलेस प्रोसेसिंग होगी, यानी कागज इसमें खर्च नहीं होगा। और अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जैसा मैंने बताया, ये भारत का पहला सरकारी पेमेंट बैंक है। इसने अपनी पहली 2 शाखाएं भारत में खोली हैं जो अब शुरू हो गई हैं। एक खुली है रायपुर में जो छत्तीसगढ़ में है, और एक है रांची जो झारखंड में है, ये कैपिटल है इनकी। और टोटल 650 ब्रांचेस खोलेगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। एक और इंपॉर्टेंट बात, पेमेंट बैंक जैसा मैंने बताया ये लोन नहीं दे सकता, ऑफर नहीं कर सकता लोन, बाकी सारे काम कर सकता है, और जो लिमिट है वो है 1 लाख रुपए तक की डिपॉजिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी सिंह ये हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के इंटरिम मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी परमानेंट नहीं है। जब तक कोई नया काबिल व्यक्ति नहीं मिल जाता अपॉइंटमेंट्स कमेटी को, तब तक रहेंगे एपी सिंह। और याद रखिए 3 तरह के अकाउंट खोल सकते हो आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में। एक है सफल, एक है सुगम और एक है सरल। सफल रेगुलर अकाउंट है और सुगम और सरल ये सेविंग अकाउंट है। कोई भी बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी आप 0 रुपए में भी जनधन अकाउंट की तरह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन बैंक ने कहा है कि वो हर एक से रिक्वेस्ट करेगा कि कम से कम 100 रुपए तो उसमें डलवाओ। और सफल और सुगम और सरल तीनों अकाउंट आप 10 साल से ज्यादा आपकी एज होनी चाहिए। फर्क इतना है, सफल और सुगम अकाउंट खोलने के लिए आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा, प्रॉपर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। लेकिन सरल कराने के अकाउंट खोलने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं है। और इंटरेस्ट रेट भी फिक्स कर दिए हैं। हालांकि एयरटेल पेमेंट बैंक से कम पैसा दे रहे हैं। ये एयरटेल पेमेंट बैंक दे रहा है 7.25% और आईपीपीबी दे रहा है। अगर 25,000 रुपए तक बैलेंस है तो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस 4.5%, 5% देगा 25,000 से 50,000 और 5.5% देगा 50,000 रुपए से ज्यादा। यह है क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की लिमिट। और एक और बात, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं तो फिर आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर एयरटेल पेमेंट बैंक से आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा चार्ज लगेगा। अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन की। ना सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बल्कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कर दिया है। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब नहीं देना पड़ेगा मर्चेंट्स को, अगर उनकी साल का जो टर्नओवर है वो 20 लाख रुपए तक है। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मान लीजिए, मर्चेंट मतलब होता है व्यापारी। मान लीजिए मैं व्यापारी हूं और मैं कुछ बेच रहा हूं, तो जिसको मैं बेच रहा हूं वो मुझे पे करेगा अगर कैशलेस तरीके से, तो यानी कि या तो वो मुझे क्रेडिट कार्ड से पे करेगा या डेबिट कार्ड से पे करेगा। अगर वो मुझे क्रेडिट, डेबिट या फिर किसी और तरह से पे कर सकता है, जैसे मोबाइल वॉलेट से पे कर सकता है, पेटीएम से पे कर सकता है, अल्टीमेटली जिस भी तरह से वो पे करे, पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर ही जाएगा। तो पैसा जब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा तो बैंक पैसा एक्सेप्ट करेगा मेरे बिहाफ पर, मेरे क्योंकि बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो उससे उसके ऊपर बैंक मुझसे एक फी चार्ज करता है, जो उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट और दूसरे तरह के बैंक के जो खर्चे हैं वो बैंक उनसे भर पाता है। उसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट अब उन व्यापारियों के लिए जिनका 20 लाख रुपए तक साल का टर्नओवर है उन पे नहीं लगेगा। ये इसलिए किया गया है जिससे मर्चेंट डिस्काउंट रेट की वजह से कुछ व्यापारी ऐसे थे जो
प्रेफर करते थे कैश में लेना, जिससे उन्हें मर्चेंट डिस्काउंट रेट ना देना पड़े। तो अब हम कैशलेस इंडिया चाहते हैं, तो हमें कैश लेस ट्रांजेक्शन को मोटिवेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने मर्चेंट डिस्काउंट रेट खत्म कर दिया है। और ये आरबीआई की मर्चेंट डिस्काउंट रेट की पॉलिसी थी, ये 2012 सितंबर से लागू हुई थी। इसमें 2000 रुपए की ट्रांजैक्शन है, 2000 रुपए तक 0.75% देना पड़ता था मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और 2000 से ऊपर 1%, 1%, यानी मर्चेंट्स को जो भी उनका मनी जो वो ले रहे हैं उस पर लॉस होता था। तो अभी ये कैंसिल कर दिया गया है। तो होपफुली अब मर्चेंट जो है वो कैशलेस डिजिटल तरीकों से पेमेंट एक्सेप्ट करने में आगे आएंगे। और एक्सिस बैंक की बात करते हैं। एक्सिस बैंक भारत का तीसरा बैंक है जिसने ब्लॉकचेन सॉल्यूशन को अपनाया है। आईसीआईसीआई बैंक था पहला, येस बैंक दूसरा, और तीसरा एक्सिस बैंक। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने वाला एक्सिस बन गया है तीसरा बैंक। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए एक्सिस बैंक ने टाई अप किया है एक कंपनी के साथ जिसका नाम है रिपल। रिपल नाम की कंपनी के साथ इन्होंने अनुबंध किया है। रिपल एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। याद रखिए, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, जो अमेरिका की राजधानी है। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं जिम योंग किम। जिम योंग किम है साउथ कोरिया के। वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत का जो जीडीपी है वो ग्रो करेगा सिर्फ 7%। पहले इन्होंने कहा था 7.6%, लेकिन विमुद्रीकरण के कारण भारत की ग्रोथ में कमी आएगी। तो अभी जो साल खत्म होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2017, उसमें भारत का जीडीपी ग्रो करेगा 7%। और 2018 यानी अगले साल फाइनेंशियल ईयर 2018 में ग्रो करेगा 7.6%, और फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 तक में ग्रो करेगा 7.8%। तो ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी बीआईएस ने जो कार्टेज होती है गोल्ड के ऊपर उसको रिवाइज कर दिया है, और 1 जनवरी से ये लागू हो गया है। यानी अब आप कोई भी सोना खरीदते हैं तो उस पर 3 कार्टेज लिखी रहेगी, या तो वो 14 कैरेट या 18 कैरेट या 22 कैरेट। तो तीनों याद रखिए, 14 कैरेट का सोना, 18 कैरेट का या 22 कैरेट का। तो अगर आप कोई भी सोना खरीदते हैं तो टोटल 4 चीजें आपको मिलेंगी। सबसे पहला आपको मिलेगा बीआईएस का मार्क, ये है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मार्क। उसके अलावा ये पहली चीज। दूसरा मिलेगी आपको कितने कैरेट का है, यानी जैसा मैंने बताया 14, 18 या 22। और तीसरी चीज आपको मिलेगी जो भी उसको असे कर रहा है उसका सेंटर का आइडेंटिफिकेशन मार्क। और चौथा ज्वेलर का आइडेंटिफिकेशन मार्क। ये मिलेंगी आपको गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर चारों चीजें। एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने एक अपनी नई पॉलिसी लॉन्च करी है जिसका नाम है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी, टीसीआईपी। और ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है? अगर खासकर जो नए बिजनेस होते हैं उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि उनका पैसा कहीं फंस ना जाए, तो उसमें वो अपना जो रिस्क है उसको हेज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके खिलाफ ये इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो ये है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस पॉलिसी। और सिटी ग्रुप, सिटी बैंक ने, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसने सिटी बैंक ने लॉन्च किया है वॉइस बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, यानी कि जो बैंक के अकाउंट के जो कस्टमर हैं वो अपनी आवाज़ के जरिए पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। यानी जो डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह है उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, या पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आवाज़ जो है वो ज़्यादा सिक्योर होती है और पर्सन के हर एक के अलग अलग होती है, यूनिक होती है। तो सिटी ने इसको एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ में लॉन्च किया है, और ऐसा करने वाला ये पहला बैंक है, सिटी बैंक, जिसने एशिया पैसिफिक के अंदर वॉइस बायोमेट्रिक्स को ऑथेंटिकेशन को लॉन्च किया है। नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन का नया नाम है, तो मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग कमीशन तो अब नहीं है, और अब बहुत जल्दी जो पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान है वो भी खत्म कर दिए गए हैं। अभी जो 12वां 5 ईयर प्लान चल रहा है ये 2017-18 में खत्म हो जाएगा। इसके बाद से 5 ईयर प्लान नहीं हुआ करेंगे, इसके बाद से हुआ करेंगे 3 ईयर प्लान। तो इनको बोला जाएगा 3 ईयर एक्शन प्लान, और ये 5 साल तक होंगे, तो 15 साल का होगा विजन डॉक्यूमेंट। मैं रिपीट करता हूं, 12वें 5 ईयर प्लान के बाद 13वां 5 ईयर प्लान नहीं होगा, उसके बाद होगा 3 ईयर का प्लान, और उसको 5 गुना यानी हर 15 साल बाद एक विजन डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा। तो नीति आयोग जो है, इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो हैं अमिताभ कांत। चेयरमैन नीति आयोग के हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, एक्स ऑफिशियो यानी अपनी पोजीशन के हिसाब से। और जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है इस वक्त वो हैं अरविंद पंगरिया। तो नीति आयोग ने कहा है कि हमारी जो ग्रोथ है वो 8% होगी। तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने फैक्टर, ये रेशो दिया है, परसेंटेज दिया है 8%। लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने विमुद्रीकरण का जो इफेक्ट है वो कंसिडर नहीं किया, इसीलिए ग्रोथ इतनी ज्यादा दिखाई है। तो ये जो इन्होंने फिगर दिया है ये अपना जो 5 ईयर प्लान रिव्यू था उस कमेटी की जो मीटिंग हुई थी नीति आयोग की, उसके अंदर इन्होंने ये घोषित किया। और एयरटेल का पेमेंट बैंक ये पूरे भारत में लॉन्च हो रहा है। 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये लॉन्च होगा। भारतीय एयरटेल पेमेंट बैंक इंडिया का पहला
पेमेंट बैंक। और राजस्थान पहला राज्य था जिसमें ये लॉन्च हुआ। इसमें आपको फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी मिलेगा 1 लाख रुपए तक। तो एक्सीडेंट बीमा आपको मिलेगा, हर सेविंग अकाउंट के साथ ये फ्री होगा 1 लाख रुपए तक का, और 1 लाख रुपए तक ही इसकी लिमिट है डिपॉजिट की। 7.25% ये सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट देगा। तो बस यही चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा आप अपने इसको KYC भी करवा सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने वाली ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ याद रख सकते हैं आप इसमें कि जो बैंक अकाउंट नंबर है वो क्या होगा, तो आपका जो टेलीफोन नंबर है कस्टमर का, मोबाइल नंबर, वो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा। उसके अलावा जो ओमान एक देश है, मिडल ईस्ट कंट्री है ओमान, तो ओमान और भारत का मिलकर एक इन्होंने फंड बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं ओमान इंडिया जॉइंट इन्वेस्टमेंट फंड। ये जो भारत में मिड मार्केट सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करता है ये फंड। तो इसके अंदर ओमान ने $150 मिलियन और भारत ने $50 मिलियन अभी अभी डिपॉजिट किए हैं। तो ओमान की तरफ से स्टेट जनरल रिजर्व फंड ऑफ ओमान यानी SGRF, और भारत की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें ये पैसा डाला है। मार्केट रेगुलेटर है सेबी। तो सेबी ने जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं यानी शेयरों के जो दलाल होते हैं उनके जो फी लगती थी वो कम कर दी है। पहले हर 1 करोड़ रुपए के टर्नओवर पे 20 रुपए पे करना पड़ता था स्टॉक ब्रोकर्स को, लेकिन अब 15 रुपए सिर्फ पे करना पड़ेगा हर 1 करोड़ के टर्नओवर पे। तो इससे फायदा ये होगा कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें, जो स्टॉक मार्केट है उसकी डेवलपमेंट होगी, और ये आपको याद रखना है। और सेबी के मैंने जैसा बताया था नए चेयरमैन बने हैं अजय त्यागी, ये 9वें चेयरमैन है सेबी के, और यूके सिन्हा रिटायर हो गए हैं। तो वीडियो मुझे बनाते हुए, रिकॉर्ड करते हुए 1 घंटा हो गया। मेरे ख्याल से यहीं पे थोड़ा सा विराम करते हैं। ये है भाग 1। तो एक टोटल मैंने 150 स्लाइड्स प्रिपेयर की थी, 70 स्लाइड लगभग मैंने कवर कर ली हैं, और जो बाकी 80 हैं वो मैं अगले पार्ट में कवर करूंगा। वो वीडियो आप तक इस वीडियो के 2 से 3 घंटे के बाद हिंदी भाषा में मैं लेके आऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो है, आज तक मैंने कोई वीडियो बैंकिंग अवेयरनेस का हिंदी में नहीं बनाया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में लिख के प्लीज बताइए।